Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Technical Civil Orbit. Today we are going to discuss a new topic in the earthquake subject, that is seismic design code. In earlier lecture, we discussed about the repair, restoration and retrofitting measures. So let's start the video. Seismic design codes. What are the seismic codes? Seismic codes are the specified written guidelines developed and prepared by structural committees with expert members from various fields to guide the professional people and common man to build earthquake resistant structure. So what is seismic design codes? सिस्मिक डिज़ाइन कोड्स क्या है? ये गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई हैं जो कमेटी मेंबर्स है उनके द्वारा वेरियस फील्ड्स में जो प्रोफेशनल पीपल जो काम कर रहे हैं या जो कॉमन पीपल है जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, एक गाइडलाइंस बताई गई हैं, दैट इज़ इन द रिटन फॉर्म. तो दैट इज़ सिस्मिक डिज़ाइन कोड. On the other hand, it is a code of conduct related to the building structure in high and moderate seismic zone. ये कोड क्या कंडक्ट करता है? जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है हाई सिस्मिक जोन में या मॉडरेट सिस्मिक जोन में. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्मिक कोड्स? Seismic codes are necessary because of the following reason. Seismic codes helps to improve the structural behavior of the building so that they can withstand the effects of earthquake without significant loss of life and public property. तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है सिस्मिक कोड की वो क्या है कि सिस्मिक कोड हमें हेल्प करते हैं जो हमारे स्ट्रक्चरल बिहेवियर है बिल्डिंग का उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने को. जो जब अर्थक्वेक आता है, जब क्या है हमारा जो ट्रेमर है, जो भूकंप के झटके हैं जो हमें महसूस हो रहे हैं, तो उस समय पे क्या है सिस्मिक कोड हमें हेल्प करता है कि हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन करें जिससे जो हमारी बिल्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो. स्ट्रेंथ इम्प्रूव होगी तो जो हमारा लॉस ऑफ लाइफ है या जो पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस है वो क्या है, कम हो जाएगा. तो जो हमारी बिल्डिंग है उसमें क्या है, फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं. वी फील माइनर ट्रेमर्स. Many countries have framed certain guidelines and tips incorporated in seismic code to provide help to the engineer and architects in planning, designing, detailing and construction of structural as well as non-structural elements of structures. तो बहुत सी कंट्रीज़ क्या हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं सिस्मिक कोड्स की ये प्रोवाइड करती हैं इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्चर्स के लिए, ताकि क्या है वो जो प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, जब वो डिटेलिंग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर की, तो वो क्या है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पे भी फोकस करें. उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जितना वो स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहे हैं वही फोकस उनका नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पे भी रहे. उनकी प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डिटेलिंग ये सब काम भी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हो. सिस्मिक डिज़ाइन कोड्स आर कॉमन टू अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ कंट्री कमिंग अंडर अ पर्टिकुलर जोन. जोन वाइज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. हमने अर्लियर वीडियो में पढ़ा था कि जोन जो फर्स्ट और सेकंड जोन है वो क्या है, मर्ज हो गया है. तो जो रिवाइज्ड जो हमारा सिस्मिक कोड है उसमें क्या है, अब हमारे 4 जोन ही कंसिस्ट करते हैं. दे टेक इनटू कंसिडरेशन द लोकल सिस्मोलॉजी लेवल ऑफ सिस्मिक रिस्क, टाइप ऑफ बिल्डिंग मटीरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड मेथड्स involved in the construction of a particular structure. सिस्मिक डिज़ाइन कोड हमें क्या है, एक कंट्री का एक पर्टिकुलर हमें रीज़न प्रोवाइड करता है कि जो हमारा एरिया है वो कौन सी जोन के अंडर आता है. हमारे कौन से हैं, 4 जोन हैं. तो हमारा एरिया जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कौन से जोन के अंडर आता है. तो जो हमारी जो डिज़ाइन जो हम कर रहे हैं वो क्या है उस पर डिपेंड करता है. इससे हमें क्या है, लोड की सिस्मोलॉजी, जो रिस्क है लाइफ का या
प्रॉपर्टी का, उससे हमें वो मालूम हो जाता है। इससे क्या है, हम जो बिल्डिंग में हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, या जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, हम एप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करके हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। They are time to time revised and upgraded based on the past experience gained and behavior of the structure against those earthquakes. ये क्या है, टाइम टू टाइम रिवाइज किए जाते हैं, और इसमें क्या है, टाइम के साथ अपग्रेडेशन भी की जाती है कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, लास्ट जो अर्थक्वेक हमने जो झेला है, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे हम जो हमारे जो कोड है उसमें क्या है, रिवीजन करते हैं और अपग्रेडेशन करते हैं। तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है फ्यूचर कंस्ट्रक्शन में। The performance criteria of the structure as laid down by the various design code is such that an earthquake resistant structure must be able to withstand earthquake of minor intensity without damage, earthquake of moderate intensity with minor or no structural damages, major disastrous earthquakes without complete collapse of स्ट्रक्चर। तो जो हमारी अर्थक्वेक की स्ट्रक्चर है वो क्या है, उनको हमने डिज़ाइन कोड्स में क्या है, 3 तरह से कैटेगराइज्ड किया है। तो वो क्या है कि माइनर इंटेंसिटी जो हमारा अर्थक्वेक है, जो बिना किसी डैमेज के ऑक्योर हो रहा है। नेक्स्ट है मॉडरेट इंटेंसिटी, जिसमें क्या है, हमारे स्ट्रक्चर को माइनर जो हम स्ट्रक्चरल डैमेज है वो फील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मेजर डिस्टेरियस अर्थक्वेक विदाउट कंप्लीट कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है बट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज इंडियन सिस्मिक कोड्स। अब इंडिया में कौन कौन से सिस्मिक कोड्स हैं और सिस्मिक कोड्स की क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से उनका बिहेवियर है, सिस्मिक कोड क्या कंसिस्ट करता है, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो इंडियन सिस्मिक कोड्स इन इंडिया, द फर्स्ट एवर कोड रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड by Bureau of the Indian Standards that is BIS was IS 1893 इन द ईयर 1962। तो इंडिया में जो सबसे पहला सिस्मोलॉजी का जो कोड इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब जो अर्थक्वेक से रिलेटेड था, वो प्रोड्यूस किया था BIS ने इन द ईयर ऑफ 1962, दैट इज IS 1893। With the advancement in the technology and the time-to-time upgradation of available information, Bureau of Indian Standard has introduced the following design codes for practice. टाइम टू टाइम क्या है, अपग्रेडेशन होती रही, तो BIS ने क्या है, फॉलोइंग डिज़ाइन कोड को क्या है, इंट्रोड्यूस किया है। कौन कौन से डिज़ाइन कोड्स हैं जो सिस्मोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं? फर्स्ट तो है IS 1893 पार्ट 1। इसमें क्या है, क्राइटेरिया फॉर द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, ये है 5th रिवीजन। सेकेंड IS 4326 2002 कोड ऑफ द प्रैक्टिस फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। नेक्स्ट इज IS 139020 1993 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ reinforced concrete structure subjected to a seismic forces. IS 138027 1993 guidelines for improving earthquake resistance of earthquake building. IS 13828 1993 guidelines for improving earthquake resistance of low strength masonry building construction. IS 13395 1993 Indian Standard Guidelines for Repair and Seismic Strengthening of Building. Last one is SP 22 SNT 1982 Explanatory Handbook on Codes for the Earthquake Engineering. ये क्या है, स्पेशल पब्लिकेशन है। तो अब हम क्या है इन सिस्मिक कोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IS 1335 1993 रिपेयर एंड सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिल्डिंग। इसकी जनरल इंट्रोडक्शन
हम सबसे पहले जानते हैं जनरल इंट्रोडक्शन क्या है. This code primarily deals with the seismic strengthening of demand building during earthquake and retrofitting for enhancement of the seismic resistance of existing structure. It also helps in selection of variety of the materials and techniques to be used for upgradation of the strength of building. तो जो हमारा कोड है IS 935 ये है रिपेयर एंड सिस्मिक स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग. ये कोड कंसिस्ट क्या क्या करता है. ये कोड प्राइमरली डील किस चीज़ से करता है कि जो हमारी सिस्मिक स्ट्रेंथ है डैमेज्ड बिल्डिंग की ड्यूरिंग अर्थक्वेक और रेट्रोफिटिंग इन्हांसमेंट है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की, वो किस तरह से हम उसको कैरी करते हैं. नेक्स्ट है ये हेल्प करता है हमें कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अवेलेबल है, किस तरह से हमने मटेरियल की सिलेक्शन करनी है और हमें स्ट्रेंथ अपग्रेडेशन के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो हम किस बेसिस पे करते हैं. ये कोड इन दो फैक्टर से डील करता है. तो रेट्रोफिटिंग क्या है ये हमने जो हमारी अर्लियर वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप रिपेयर रिस्टोरेशन एंड रेट्रोफिटिंग को डिटेल में समझ सकते हैं. तो नेक्स्ट क्या है जो हमारा गाइडलाइंस है. Guidelines laid down by IS 13-935 1993 clearly indicates the steps to be followed in damage assessment which are as follows. तो गाइडलाइंस जो हमें दी गई हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे जो हमें डैमेज असेसमेंट के टाइम पे क्लियरली हमें जो बताया गया है, जो स्टेप्स जो हमने फॉलो करने हैं. सबसे पहले क्या है to take decision depending upon the condition of the building that whether it needs retrofitting or reconstruction. तो सबसे पहले हमने डिसीजन किस बेस पे लेना है कि जो हमारी कंडीशन है बिल्डिंग की, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने इसमें क्या मेथड अडॉप्ट करना है. इसमें रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है या रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. If the cost of the repair and seismic strengthening is less than about 50% of the reconstruction cost, then retrofitting is adopted. अगर जो हमारी कॉस्ट है वो क्या है अबाउट 50% पड़ती है जो हमारी रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, तो हम क्या है रेट्रोफिटिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे. तो सबसे पहला हमारा जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, हमने ये देखना है कि हमने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है. Next is if structure needs retrofitting, then detailed assessment of strength lost should be carried and methods required by restoring it should be decided. The repair of the structural elements can be done either by removal of the damaged wall and rebuilding them in rich mortar, addition of the reinforcement mesh on both faces of cracked wall followed by the micro concreting. तो अब हमारे स्ट्रक्चर को ज़रूरत किस चीज़ की है, रेट्रोफिटिंग की है या रिकंस्ट्रक्शन की है. तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं तो हमें क्या है कौन कौन से मेंबर्स की रिपेयर करनी है. सबसे पहले क्या है कि हमें जो डैमेज्ड वॉल है उसको रिमूव करके उसको रीबिल्ड करना है विद रिच मोर्टार. नेक्स्ट क्या है जो हमारा एडिशन है रीइंफोर्समेंट मैश का, वो क्या है जो हमारी जो क्रैक्ड वॉल है उस पर हमने क्या है फॉलो करना है बाय माइक्रो कंक्रीटिंग. नेक्स्ट इज ग्राउटिंग और इंजेक्टिंग एक्सपोसी मटीरियल और सीमेंट टू फिल अप द क्रैक्स. नेक्स्ट जो हम क्या करेंगे कि जो हमारे क्रैक्स हैं उनको हम फिलअप करेंगे. नेक्स्ट इज यूजिंग पॉलीमर मोर्टार इन जैकिंग, increasing the size of the member or shortcutting etc. Seismic strengthening of a building can be increased by increasing lateral load carrying capacity, making the structure to behave like an integral unit having proper connection and load transfer mechanism, increasing the ductility, removing source of the weakness like large openings, abrupt changes in stiffness,
अवॉइडिंग ब्रिटल फेलर बाय प्रॉपर डक्टाइल डिटेलिंग। तो जो हमारे सिस्मिक स्ट्रेंथिंग है वो हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, हमें क्या है अपनी लोड कैरिंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, या जो हमारे जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं उनको क्या है हम यूनाइट कर सकते हैं कि उनका एक प्रॉपर कनेक्शन बने, एक प्रॉपर हमारा बॉन्ड हो, ताकि जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली वर्क कर सके। हमें डक्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, हमें क्या है जो ब्रिटल फेलर है उसको अवॉइड करना है, जो हमारे वीकनेस है, जो हमारे वीक सोर्सेज है जैसे लार्ज ओपनिंग है या एब्रप्ट चेंजेस इन स्टिफनेस, ये हमें क्या है रिमूव करने हैं। मतलब जो हमारी सॉफ्ट स्टोरीज हैं उनको क्या है हमें रिमूव करना है। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स एंड टेक्निक्स कॉमनली यूज्ड as per IS 1390-35 1993 are listed below. Repair of minor cracks, repair of major cracks, repair buckled reinforcement, fractured wooden members, roof truss, unsymmetrical buildings। तो जो हमारा जो टेक्निक्स हैं वो किस तरह से हम करेंगे, तो जहाँ पे हमें क्या है माइनर क्रैक्स को रिपेयर करना है वहाँ पे क्या है हम इंजेक्टिंग रेजिन्स और एक्सपॉसी मटेरियल। रिपेयर ऑफ मेजर क्रैक्स बाय प्रोवाइडिंग वायर मैश रीइंफोर्समेंट अक्रॉस क्रैक्स। रिपेयरिंग बकल्ड रीइंफोर्समेंट बाय रिप्लेसिंग ओल्ड स्टील बाय न्यू वन एंड कॉन्फिडेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट। फ्रैक्चर्ड वुडन मेंबर, तो जो टेक्निक हम अडॉप्ट करेंगे दैट इज बाय रिप्लेसिंग देम विद न्यू वन और स्प्लाइसिंग रूटन वुड। रूफ ट्रस, एंकर ऑफ द रूफ ट्रस प्रोवाइडिंग सो दैट लेटरल स्ट्रेस ऑन द वॉल इज एलिमिनेटेड। अनसिमेट्रिकल बिल्डिंग, सेपरेशन जॉइंट्स प्रोवाइडेड। अब नेक्स्ट है हमारा IS 4326 1993 इंडियन स्टैंडर्ड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस। ये क्या है हमारा सेकंड रिवीजन है। तो ये कोड कंसिस्ट क्या करता है, द कोड वाज द आउटकम ऑफ अ लॉन्ग फेल्ट नीड टू रैशनलाइज द अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स taking into consideration the seismic data available from studies of the past Indian earthquake. In particular, the heavy construction being carried throughout the country. This code primarily covers the following aspects. तो ये हमें क्या थी कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे उसके बेस पे क्या है हमें अपना जो डाटा है उसको क्या है रिवाइज करने की ज़रूरत थी, उसमें क्या है एक रिवीजन की ज़रूरत थी। तो ये कोड हमारा क्या है एक रैशनलाइज है जो हमारा ओल्डर अर्थक्वेक का कोड था। तो ये कोड जो पर्टिकुलरली क्या कंसिस्ट करता है कि सबसे पहले क्या है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले क्या है कि हमने अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल की सिलेक्शन करनी है कि हम कंस्ट्रक्शन क्या करना चाहते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए हमें क्या है कि अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मटेरियल सेलेक्ट करना होगा जिसकी क्या है ज़्यादा स्ट्रेंथ हो। नेक्स्ट इज स्पेशल फीचर ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग including masonry units, timber construction and building with the fabricated reinforced concrete, roofing and flooring elements। तो इसमें क्या है हम स्पेशल फीचर्स जो डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के हैं उनको एनहेंस करते हैं, जो क्या इंक्लूड करते हैं कि जो हमारी मैसनरी यूनिट्स हैं, जो हमारी टिम्बर कंस्ट्रक्शन है, तो फ्लोरिंग है, रूफिंग है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इस पर क्या है हम स्पेशल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के जो टेक्निक्स हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। अब जनरल प्रिंसिपल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, तो कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, क्या सिद्धांत हैं हमारे प्रैक्टिस के, दैट इज लाइटनेस, continuity of the construction, building configuration, and foundation. So what lightness is, as the earthquake force is a function of mass
of the structure. Therefore, to make it earthquake resistance, it ought to be as light as possible in consistence with the structural safety and the functional requirements. तो जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, सेफ्टी के पर्पस के हिसाब से जितना हम लाइट वेट मटीरियल यूज कर सकते हैं दैट इज बेस्ट. नेक्स्ट क्या है हमारा, continuity of construction. In earthquake resistance design, it is very important that emphasis should be given on the factor that the complete building should be act as a single unit, which it only possible when each and every part of the structure is tied together. During earthquake, the whole structure will move as a single unit from top to bottom. तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का टॉप टू बॉटम वो क्या है, एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करे. जब क्या है हम अर्थक्वेक आ रहा है तो उसमें अगर झटके आ रहे हैं तो वो टॉप टू बॉटम क्या है, एक सिंगल यूनिट की तरह वो एक्ट करे. ये तभी पॉसिबल होगा कि जो हमारे जॉइंट्स हैं एवरी पार्ट ऑफ बिल्डिंग ये क्या है टाइटली टुगेदर जॉइंट होगा, तभी क्या है ये सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेगा. तो इसमें क्या है जो गैप्स है वो नहीं होना चाहिए, जो हमारे जॉइंट्स हैं वो क्या है टाइटली प्रॉपरली एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए. नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन या शेप एंड सिमेट्रिक एस्पेक्ट. तो एक्सपीरियंस फ्रॉम द पास्ट अर्थक्वेक has again and again proved that the simplest structure have the greatest chance of survival. Building asymmetrical in plan have great susceptibility to earthquake damage than symmetrical structure. तो जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमने क्या सीखा कि जितना हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सिंपल होगा उतना ही उसका सर्वाइवल ज़्यादा होगा. जो हमारा एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसमें क्या है अर्थक्वेक में फेलर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. एज पर IS 4326 clause 4.4.1, the building should have a simple rectangle plan and should be symmetrical with respect to mass and rigidity of the structure. Here showing a shapes L shape, T shapes, Y shapes and E shapes. At times due to availability of the site in shapes of L, T, U, E, restrictions on planning can be imposed, but in such case lack of symmetry can be eliminated by the introduction of separation sections called as seismic joints at junction of individual wing. Another important aspect that is considered in symmetrical structure with overall shape is too much elongated plan. The longer the building is planned, more are the chances of different earthquake movements being applied at two extreme ends of it, which may lead to dangerous results. तो जो हमारा जो बिल्डिंग का प्लान है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए. जो हमारे अनसिमेट्रिकल प्लान्स हैं वो क्या है जो अर्थक्वेक में डेंजर के चांसेस को इंक्रीज करते हैं. हियर अवर डिजायरेबल प्लान, अनडिजायरेबल प्लान. The desirable elevation and non-desirable elevation due to slenderness. Next is foundation. The structure shall not be founded on any loose soil which is liable to liquefaction or excessive settlement during an earthquake. What is liquefaction? It's a phenomenon which generally takes place in saturated fine sand deposits underlying the earth crust ड्यूरिंग अर्थक्वेक मूवमेंट्स. तो जो हमारी फाउंडेशन है वो हमारे स्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है.
तो जो हमारी फाउंडेशन है वो इनफ स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे स्ट्रक्चर के लोड को कैरी कर सके, हार्ड सरफेस होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बीरिंग कैपेसिटी सॉइल की ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्या है, एक लूज डेंसी सॉइल पे हमें फाउंडेशन नहीं बनानी चाहिए। Here we have special construction features as per IS 4326 1993. So IS 4326 1993 have laid down certain guidelines which should be followed while designing and construction of earthquakes resistance design of structure. Certain special construction features which should be adopted for safety against earthquake are discussed below. First one is separation of adjoining structure. Adjoining structure or parts of the same structure are required to be separated, which have different total heights and different dynamic characteristics. This will help to avoid collision during an earthquake. तो जो हमारा स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट हाइट पे है, जिसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हमें क्या है, सेपरेट ही रखना चाहिए। क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है तो इसमें क्या है, जो हमारे कोलिजन है, जो पॉन्डिंग के इफेक्ट है, वो क्या है, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, जो हमारे एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर है, जो पार्ट्स है स्ट्रक्चर का, वो क्या है, हमें सेपरेट ही रखना चाहिए, जो क्या है, डिफरेंट हाइट पे हो या जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी डिफरेंट हो। Here showing diagram, building of smaller height can collide called ponding effect with the column of adjoining higher building during earthquake. When the buildings are too close to each other, they may pound, collide during strong horizontal movements. This problem is generally felt in buildings when the height of the structure is greater than the adjacent building and two buildings of the different heights strike each other. The shorter building may collide at mid height in the column of the taller one, which may be dangerous. तो जो हमारी जो हाइट है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट हाइट्स की बिल्डिंग को हमें क्या है, सेपरेट ही रखना चाहिए, उसमें क्या है, जॉइनिंग नहीं होनी चाहिए जॉइंट्स की। Next is foundation design. What foundation design is? The soil below the entire building area must not be of same type. Therefore, foundation must be decided taking in view the bearing capacity of the soil. तो foundation क्या है, किस चीज़ पे डिसाइड करती है कि जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो क्या है, हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। बियरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी सहने की क्षमता है, मतलब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, वो क्या है, हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। एरिया ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू द लोड ओवर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल लाइक लूज, फाइन, सैंड, सॉफ्ट सिल्ट्स, expensive soil like black cotton soil, organic soil and expensive clay should be taken special care of. जहाँ पे क्या है, हमारी लूज डेंसी सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल है, तो वहाँ पे हमें क्या है, फाउंडेशन बनाने के लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। Under unavoidable circumstances, the choice of foundation may be restricted to raft or pile foundation taken to the firm stratum below. However, the light construction following corrective measure may be used for ground improve to make the foundation rest on the stabilized soil by sand piling, soil stabilization, vibroflotation, percolation, etc. तो जहाँ पे हम अनअवॉइड कर सकते हैं, तो ऐसे जो चॉइस है हमारी फाउंडेशन की, वहाँ पे क्या है, हमें राफ्ट और पाइल फाउंडेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, जहाँ पे हमारे क्या है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं।
जहाँ पे हमारी लाइट कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे क्या है, हमें जो करेक्टिव मेजर्स है फाउंडेशन के लिए वहाँ पे क्या है हमें यूज़ करने चाहिए। जैसे हम सैंड पाइलिंग कर सकते हैं, सॉइल स्टेबलाइजेशन है, विब्रो फ्लोटेशन है, परकोलेशन एक्सेट्रा है, तो हम ये मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रूफ्स एंड फ्लोर। अब जो हमारा सबसे जो अहम हिस्सा है बिल्डिंग का, तो उसके लिए हमें क्या है, कौन से डिज़ाइन कांस्टेंट को ध्यान में रखना है। In case of the reinforced concrete slab, the thickness shall not be less than 1/50th of the clear span between the isolated footing, not less than 100 mm in any case. Reinforcement in slab shall be equal to 0.15% of the cross-sectional area if mild steel is used. And reinforcement in slab shall be equal to 0.12% of the cross-sectional area if HYSD bars are used. High yield strength deformed bars are used. Reinforcement should be symmetrically placed at top and bottom of the RCC slab. For pitched roof, corrugated iron or asbestos sheets shall be used in preference to Allahabad or Bangalore tiles or other loose roofing units. All roofing materials shall be properly tied to the supporting members. Perfectly lightweight material shall be used. All roof truss shall be supported on reinforcement brick or reinforcement concrete band for holding down the bottoms of the adequate length. बोल्ट्स ऑफ द एडिक्वेट लेंथ। तो जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो किस बेसिस पे हमने करनी है, जो हमारी स्लैब की रीइंफोर्समेंट है, अगर तो हम माइल्ड स्टील बार यूज़ कर रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट जो हमारी स्लैब की होगी दैट इज इक्वल टू 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम HYSD बार यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा रीइंफोर्समेंट स्लैब की होगी दैट इज इक्वल टू 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो हमारी रीइंफोर्समेंट है ये क्या है, सिमेट्रिकल होनी चाहिए एट टॉप एंड बॉटम ऑफ द RCC स्लैब। तो जो हमारे रूफ ट्रस है वो क्या है, प्रॉपरली सपोर्ट करते हो जो हमारी जो रीइंफोर्समेंट ब्रिक है या रीइंफोर्समेंट कंक्रीट है, जो हमारा बेंड है होल्डिंग के लिए, जो हमारे बोल्ट्स हैं वो क्या है एडिक्वेट लेंथ के होने चाहिए। इन शॉर्ट जो हमारा बॉन्ड है वो क्या है प्रॉपर होना चाहिए, हमारा सिमेट्रिकल सेक्शन होना चाहिए, तभी हम क्या है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। I hope you clearly understand the concept of seismic design code. For more videos, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit.